नेक्स्ट कैटेगरी इज़ पब्लिक और सोशल हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो अगर आप पर्सनली हेल्दी हैं लेकिन अगर आपके आसपास सराउंडिंग साफ नहीं है, गंदगी है, तो फिर क्या आप हेल्दी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पर्सनल हेल्थ के अंदर सोशल वेलबींग या पब्लिक हाइजीन भी आती है। तो अगर कोई पर्सन अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है तो उसके आसपास उसकी जो सराउंडिंग है वो क्लीन होना चाहिए। अगर आसपास की सराउंडिंग में गंदगी है या नेबरहुड में गंदगी है तो कोई भी पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे इमेजिन करना है कि अगर आपके नेबरहुड में या आपके कम्युनिटी में अगर गंदा पानी वहाँ पर है, ठीक है, ड्रेन्स आर नॉट क्लीन, गंदा पानी वहाँ भरा हुआ है और डर्टी सीवेज वाटर वहाँ पे इकट्ठा है जगह जगह पर, फिर कूड़ा कचरा जितना भी है वो सब दरवाज़ों के सामने, हर घर के दरवाज़ों के सामने अगर उसको इकट्ठा किया हुआ है, और पार्क में और जो ओपन एरियाज वहाँ पे लोग डेफिकेट कर रहे हैं यानी कि एक्सक्रीट कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि जितना भी गंदा पानी होगा उसकी वजह से क्या होगा, मॉस्किटोज डेवलप होने लगेंगी, और जितना भी कूड़ा कचरा वहाँ पे होगा उसकी वजह से मक्खियाँ आने लगेंगी और बहुत सारे जर्म्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, ग्रो करने लगेंगे, जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इफेक्टिव सोशल हाइजीन के लिए कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप देखेंगे, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या चाहिए कि वो एक क्लीन वाटर प्रोवाइड करे पीने के लिए, जो कि प्रॉपरली ट्रीटेड हो, फिल्टर्ड हो, जिसमें क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया गया हो, जिससे कि जो भी वाटरबॉर्न डिजीजेस के इन्फेक्शन है वो उसमें ना हो। देन मेंटेनिंग हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हाइजीनिक और सैनिटरी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ एफिशिएंट मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि जो सीवेज और गार्बेज है, ठीक है, गंदा पानी है या कूड़ा कचरा है किचन का या फैक्ट्रीज का, इस तरह का जो गंदा गंदा चीज़ है, गंदा कचरा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सराउंडिंग्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। आसपास का एरिया की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, और पानी का ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि अगर पानी प्रॉपरली निकलेगा नहीं तो वो रोड पे या घर के आसपास इकट्ठा होना शुरू होगा और उसी से मॉस्किटोज और फ्लाइज ये सब वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। देन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को या फिर सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो स्प्रेडिंग होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं, तो उनको रोकने के लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, और वो इस चीज़ को इंश्योर करें पब्लिक कि वहाँ पे पब्लिक क्लिनिक्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों, ताकि वो जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। ठीक है, देन फोर्थ इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो जो डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स और फ्लाइज होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, ऐसे कीड़े और ऐसी मक्खियों को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि DDT हो गया, BHC हो गया, रेगुलर इंटरवल्स पे सराउंडिंग में इसका स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। देन फिनॉल, क्रिसॉल, इनको भी यूज़ किया जा सकता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। और पीपल को एजुकेट, पीपल जो हैं उस एरिया के लोग जो हैं, कम्युनिटी में जो लोग हैं, उनको इस चीज़ के लिए उनको एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से वो इंसेक्टिसाइड्स को या डिसइंफेक्टेंट को यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट्स और हार्मफुल इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स को किल करने के लिए। देन फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कम्युनिटी के अंदर हेल्थ जो है उसका इम्प्रूवमेंट हो सके। जो लोग लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के होते हैं वो बीमारियों को इकट्ठा करने का एक तरह से रिजर्वायर की तरह काम करते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। तो इसीलिए गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। देन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। तो कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि गुड हेल्थ और हेल्दी हैबिट्स की क्या ज़रूरत है। अगर हम हेल्दी रहते हैं और हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा लाइफ में, राइट। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए पब्लिक के अंदर जाके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग स्किट के थ्रू या अलग अलग नुक्कड़ नाटक के थ्रू उन्हें बताना चाहिए हेल्थ के बारे में और डिजीज़ के बारे में, दोनों के बारे में उनको बताना चाहिए, ताकि वो उसको डिफ्रेंशिएट करके और तब बेहतर तरीके से लाइफ को जी सकें। देन सेवंथ इज प्रोवाइडिंग ग्रीन ओपन स्पेसेस, देन पार्क्स, प्लेग्राउंड्स एंड ट्रीज। तो कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर
ओपन फील्ड्स होनी चाहिए, ग्रीन फील्ड्स होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, ट्रीज होने चाहिए, ताकि उसके थ्रू फ्रेश एयर मिल सके और एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो सके और लोग वहाँ पे एक हेल्दी वे में रह सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू गेट अ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सोशल हाइजीन। और जब हमारे सोशल हाइजीन अगर बहुत ही मेंटेन है तो पर्सनल हाइजीन भी उसके साथ में कोऑपरेट करती है, क्योंकि अगर सराउंडिंग क्लीन है तो आप भी क्लीन है और सराउंडिंग भी क्लीन है, देन यू आर हेल्दी। लेकिन अगर आप क्लीन है और आपकी सराउंडिंग आसपास में गंदगी है, देन यू आर नॉट सेफ, क्योंकि आप उस गंदगी की वजह से बीमार पड़ सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन डिजीजेस। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि डिजीज किसको बोलते हैं। डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज में बी डिफाइंड एज अ माल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी ऑर्गन्स। अगर बॉडी ऑर्गन्स में कोई भी ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, माल फंक्शनिंग करने लगते हैं, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कि वो डिजीज़ है। या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई डिसऑर्डर होगा उसी को हम डिजीज़ मानते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली बॉडी हेल्दी वे में काम कर रही है तो उसको हम डिजीज़ कंडीशन नहीं मानते हैं। लेकिन बॉडी का कोई भी पार्ट अगर एबनॉर्मली फंक्शन करने लगता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ डिजीज़। तो डिजीज़ के हम टाइप्स देखेंगे। डिजीज़ को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे। अब डिजीज़ को आप और भी अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि किस पैटर्न से डिजीज स्प्रेड होते हैं। उस पैटर्न के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक। देन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेबिलिटी, वो कम्युनिकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि वो बीमारी लगने वाली है या नहीं है, तो उसके बेसिस में नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज। देन बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, किसके थ्रू कैसे ये फैलते हैं, एयरबॉर्न है, वाटरबॉर्न है, वेक्टर बॉर्न है, यानी किसी इंसेक्ट्स के थ्रू फैलते हैं। देन बेस्ड ऑफ पैथोजन, किस पैथोजन या किस माइक्रोब के थ्रू ये फैलता है, तो क्या वो बैक्टीरियल है, क्या वो वायरल है, क्या वो प्रोटोजोन है या फिर हेलमिंथिक है, इनके थ्रू फैलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडेमिक डिजीज। ये किस तरह का डिजीज है? A disease is said to be endemic when its occurrence is restricted to a certain area and affect only a few number of people। यानी कि ये वो डिजीज तरह के डिजीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये रहते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, सर्टन एरिया के अंदर ही रहते हैं और कुछ ही लोगों को ये इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि सब हिमालयन रीजन, ठीक, इंडिया का जो सब हिमालयन रीजन है वहीं पर आपको क्वार्टर बेसिकली देखने को मिलेगा, क्वार्टर के केसेस। और येलो फीवर सिर्फ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ के अंदर ही है, इसके अलावा आपको कहीं भी ये येलो फीवर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं उनको हम एंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम नॉलेज टेक्स्ट में देखेंगे कि पहले के समय के जो लोग थे वो इस तरह का विश्वास करते थे कि जो भी बीमारियाँ हैं इनका मेन कारण डेमन्स और ईवल स्पिरिट्स हैं। तो इसको क्योर वो कैसे करते थे? इसको उस समय में जो क्योर किया जाता डिजीज़ को, उसको या तो कुछ बहुत ही अलग तरीके के रिचुअल्स वो इस्तेमाल करते थे, डांस करते थे, मैजिक करते थे, इवन वो फिजिकली अपने आप को टॉर्चर करते थे। तो इस तरह से करने से वो ऐसा मानते थे कि जो वो बैड स्पिरिट है वो डर जाएगी और भाग जाएगी। तो ये पहले के लोगों का, अर्ली टाइम पीपल का ऐसा मानना था। और आज भी अगर आप बहुत ज़्यादा इंटीरियर में चले जाएंगे, विलेजर्स हैं ऐसे, तो उन विलेजेस में आप इस तरह के लोगों को आज भी देखेंगे जो इस मिथ पर, इस मिसकंसेप्शन पे विश्वास करते हैं कि जो भी बीमारियां आती हैं वो डेमन्स और ईवल स्पिरिट लेकर आते हैं। राइट, सो ये अभी भी कुछ जगहों में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एपिडेमिक डिजीज़। ये वो डिजीज़ है जो कि एकदम से ब्रेकआउट होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह में फैलने लगता है और बहुत सारे लोगों को ये इफ़ेक्ट करने लगता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कि इंडिया के अंदर सूरत में प्लेग जो था वो 1994 में वो स्प्रेड हुआ था और उसने सेवरल थाउजेंड पीपल को किल किया था। तो इस तरह का जो देखेंगे आप डिजीज़, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। राइट, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में
पहुंचता है, फैलता है। देन कम्स अ पेंडेमिक डिजीज। अ डिजीज इज कॉल्ड पेंडेमिक व्हेन इट स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड। अगर ये पूरी दुनिया में ही जब फैलने लगता है उस डिजीज को हम पेंडेमिक कहते हैं। तो रिसेंट आप देख सकते हैं कोविड-19 का केस आप देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड में ये स्प्रेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे। ठीक है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पेंडेमिक डिजीज। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एड्स का भी दिया हुआ है। एड्स इज ऑल्सो अ पेंडेमिक डिजीज, राइट। देन स्पोरेडिक डिजीज, व्हेन देयर आर स्कैटर्ड केसेस ऑफ डिजीज इट इज कॉल्ड स्पोरेडिक डिजीज। तो ये कुछ इस तरह के डिजीज होते हैं जो ओकेजनली होते हैं। ठीक है, ये हमेशा नहीं रहते, ये ओकेजनली होते हैं और इनका कोई जोग्राफिकल एरिया ऐसे नहीं है, ये स्कैटर्ड रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जो डिजीज होते हैं उनको स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं, सॉरी स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम कॉलेरा और मलेरिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देन वी विल सी हियर टाइप्स ऑफ डिजीज। हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि जो कॉन्जेनाइटल डिजीज हैं इसमें फर्दर डिवीजन नहीं है, लेकिन जो एक्वायर्ड डिजीज हैं इसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्प्रेड होते हैं और ये स्प्रेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होते हैं। कॉन्जेनाइटल डिजीज सिंस बर्थ ये प्रेजेंट रहते हैं और ये कॉज होते हैं जब जीन्स के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी जीन में डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो इट इज़ ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। या तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये बीमारी होती है। एंड दीज डिजीजेस passed on from one generation to next generation। तो ये जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते रहते हैं। अब क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनको कैरी आउट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे लेके कौन जाता है, तो जीन्स लेके जाती हैं। और अगर जीन्स में ही डिफेक्ट है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज़, थैलेसीमिया आर द एग्जाम्पल ऑफ सम कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं। देन एक्वायर्ड डिजीज। व्हाट आर एक्वायर्ड डिजीजेस? These diseases are acquired by the organism after birth and are not heritable। तो ये ऑर्गेनिज्म इसको कब एक्वायर्ड करता है, जब वो पैदा हो चुका होता है तब उसको एक्वायर्ड करता है। और ये हेरिटेबल नहीं है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास नहीं होती हैं। दैट इज दे आर नॉन हेरिटेबल। ठीक है, ये हेरिटेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नॉट पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पास होती हैं। तो सच डिजीजेस में भी, अब इन डिजीज एक्वायर्ड डिजीजेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस which is also known as non-infectious diseases and communicable diseases also known as infectious diseases।